गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कॉची सीक्वेंस फंडामेंटल सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके ऊपर एक हमने कॉची क्राइटेरिया को डिस्कस करा था और एक सीक्वेंस इसकी एप्लीकेशन के रूप में हमने डिस्कस करी थी। वो बताई थी कि वो कन्वर्जेंट नहीं होती है। ठीक, तो उसी के बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसी लेक्चर को क्या है हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें जो शुरुआत करते हैं आज हम, वो शुरुआत करेंगे कॉशी फर्स्ट थ्योरम लिमिट से। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इसकी एप्लीकेशन बहुत शानदार है। आप जितना सोचेंगे उससे ज्यादा शानदार इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज में रखी हैं इस बार। ठीक है, और तो इसके इनके अकॉर्डिंग क्या है, कौशी साहब के अकॉर्डिंग, अगर ए एन कोई भी सीक्वेंस है और वो एल पे कन्वर्स करती है, इफ ए एन इज एनी सीक्वेंस एंड लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन की जो है वो एल आती है। ठीक है, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का जो है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर A1 प्लस A2 से लेकर आप एन टर्म का अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। तो ये जो नंबर है वो भी एल पे जाके कन्वर्स करता है, यानी कि ऐसा है तब ऐसा होगा, देन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर अर्थमेटिक मीन कन्वर्स कर रहा है, इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्स करती हो फिर। ठीक, तो हम इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रूफ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ यूजी पीजी में सी, ठीक है, तो हम प्रूफ में इंटरेस्टेड इसके नहीं है। तो ये फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है। एप्लीकेशन हम सबकी एक साथ कर देंगे, पहले सारी थ्योरम एक साथ डिस्कस कर देते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक, अगली जो थ्योरम है इसकी कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है। कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। जनरली लोग सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट को गलत डिफाइन करते हैं, लेकिन जो सही सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है वो ये है कि इफ लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, देन लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन की पावर वन बाई एन, एग्जिस्ट एंड गिवन बाय लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, ये कायदे में तो ये रिलेशन इन बिटवीन रूट टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट ही है। तो यही सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट होती है, इसकी जो कोरेलरी है वो सेकंड थ्योरम बनती है। ठीक है, तो जनरली जो मोटिवेशन आई है सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के पीछे का बैकग्राउंड तो यही है। तो यही जो बैकग्राउंड है वही थ्योरम होनी चाहिए ना फिर। ठीक, तो इसका क्या डिडक्शन हुआ, डिडक्शन ये हुआ कि इफ ए एन इज पॉजिटिव टर्म एंड if sequence an is positive term, ठीक है, एंड लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर जो है, एंड लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन की लिमिट एल आती है। सही है, विच इज नॉन जीरो, तो जो भी क्या है अपने आप में नॉन जीरो है, विच इज
नॉन जीरो, है ना। देन लिमिटिंग वैल्यू एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ज्योमेट्रिक मीन लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट थ्योरम में जो है आपका अर्थमेटिक मीन है, सेकंड थ्योरम में ज्योमेट्रिक मीन है। तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू से लेकर AN की पावर 1/n जो होगी वो L होगी। ये थी हमारी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, एप्लीकेशन एक साथ डिस्कस कर देंगे सबकी। अगली जो थ्योरम है इसमें, उसका नाम है सिजारो थ्योरम, है ना। सिजारो थ्योरम, सिजारो थ्योरम क्या कहती है, अगर लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर ए एन की ए है, एंड लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर सीक्वेंस बी एन की लिमिट बी है, देन इसका जो आइडिया आया है सिजारो साहब को, वो आया है कि जैसे ऑर्डर ऑफ लिमिट थ्योरम है, ठीक, ऑर्डर लिमिट थ्योरम, एक ऑर्डर लिमिट थ्योरम होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ए एन ए पे कन्वर्स करती है और बी एन बी पे कन्वर्स करती है, ठीक है, तो ए एन इंटू बी एन जो है वो ए इंटू बी पे कन्वर्स करेगी, एंड जो सीक्वेंस डिफाइन करने का तरीका होगा ए एन इंटू बी एन, वो डिफाइन करने का तरीका है A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस तरीके से डिफाइन करने का तरीका है सीक्वेंस को ऑर्डर लिमिट थ्योरम में, है ना। लेकिन सिजारो साहब ने क्या करा, ऑर्डर लिमिट थ्योरम तो पहले बन चुकी थी, तो इन्होंने क्या करा, क्या सीक्वेंस का क्रम आगे पीछे कर दें, एक को सीधा फॉर मतलब एक को सीधा रन कराएं, एक को उल्टा रन कराएं, तब वो सीक्वेंस कहां पे जाके कन्वर्स करेगी। तो वो जो एप्लीकेशन है वो थी सिजारो साहब की। तो यानी कि अगर ए एन ए पे कन्वर्स करती है और बी एन बी पे कन्वर्स करती है, तब इन्होंने क्या लिया, लिया अर्थमेटिक मीनी है, ठीक है, लेकिन किस हिसाब से लिया, देन लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर A1 B n प्लस A2 B n-1 से लेकर कहां तक AN B1, इनका अर्थमेटिक मीन अगर लिया जाए तो, और उसकी भी लिमिट कितनी आएगी फिर, A इंटू बी आएगी। ये सिजारो साहब की एप्लीकेशन थी, ठीक। तो ये है सिजारो थ्योरम, ठीक है, इस तरीके से आप लीजिए तब, ठीक। अब जो थ्योरम आ रही है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल थ्योरम है, यानी कि अब इनकी नीड क्या पड़ी, तो जब जो कौशी साहब थे तो उन्होंने फर्स्ट थ्योरम तो बना दी अर्थमेटिक मीन केवल एक ही सीक्वेंस के ऊपर, दूसरी बना दी ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर एक ही सीक्वेंस के ऊपर। जब सिजारो साहब ने क्या करा, तो इन टाइप की चीजों का कन्वर्जेंस पता ही नहीं चला था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है, तो इन्होंने ये निकाल के दिखाया। तो यानी कि अब वो सीक्वेंसेस जो कोशी क्राइटेरिया से नहीं हो रही हूं, ठीक, फर्स्ट थ्योरम से नहीं हो रही, सेकंड थ्योरम से भी नहीं हो रही, सिजारो से भी नहीं हो रही, तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ थ्योरम ऐसी भी थी, कुछ सीक्वेंस ऐसी भी बन गई जो सॉल्व न होने में नहीं आ रही, तब स्टॉल जाए, है ना। तो उन्होंने अपनी थ्योरम दी स्टॉल्स थ्योरम, ठीक। स्टॉल साहब ने कहा कि अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, इफ ए एन एंड बी एन आर टू sequences such that कि उनमें बी एन सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक। स्ट्रिक्टली मोनोटोन, या आप मोनोटोन इंक्रीजिंग की जगह कैसी भी मोनोटोन ले लो तब भी काम चल जाएगा, है ना। तो आप एक काम कीजिए, इसमें मोनोटोन इंक्रीजिंग की जगह आप स्ट्रिक्टली मोनोटोन ले लीजिए, तब भी काम चल जाएगा, यानी कि वो बात डिक्रीजिंग में भी सही हो जाएगी। स्ट्रिक्टली
मोनोटोन मोनोटोन हो एंड अनबाउंडेड हो। ठीक, तो बी ए ने एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड अनबाउंडेड हो, सच दैट इस प्रकार से हो कि लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर। सही है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन की जो लिमिट एल है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई और एल आ गई, एग्जिस्ट, देन इनका जो रिजल्ट है वो कहते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन अपॉन बी एन एग्जिस्ट करेगी एंड ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी एंड लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन अपॉन बी एन किसके बराबर हो जाएगा, एल के ही बराबर हो जाएगा। ये स्टॉल साहब का एप्लीकेशन था, बहुत ही खतरनाक एप्लीकेशन था ये। सही है, इतनी बात क्लियर है एकदम। तो अब बात आती है, ये चार थ्योरम है और ये सबसे चौथी जो थ्योरम है यही वाली स्टॉल थ्योरम, ये सबसे ज्यादा पावरफुल थ्योरम है। ठीक, अब बात आती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे करते हैं इनकी। देखिए, क्वेश्चन ले लीजिए। ये कह रहा है फाइंड द लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन स्क्वायर रूट एन वन प्लस वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट थ्री से लेकर वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसकी आप लिमिट वैल्यूशन लगाइए। तो अब आप देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कॉशी फर्स्ट थ्योरम के रिजल्ट जैसा है, तो देख गौर से देखिए। ना, देखिए, आप फर्स्ट थ्योरम और लिमिट पे आइए। तो फर्स्ट थ्योरम की डिमांड है कि पहले एक एन सीक्वेंस हो जो एल पे कन्वर्स करो है, तब ऐसा ट्रू है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लास्ट वाली लाइन दे दी, लेकिन उसमें भी एन नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करके मॉडिफाइड करके देख लेंगे कि भाई इसके नीचे एन बन जाए। तो एक स्क्वायर रूट से एन से मल्टीप्लाई और एक से डिवाइड कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन अपॉन एन और वन प्लस वन बाई रूट टू से लेके कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक, तो वन बाई एन, तो ये कुछ ऐसा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एन बाई टू से लेकर कितना लास्ट में जाके स्क्वायर रूट एन अपॉन एन। तो ये तो कन्वर्स बन गया ना, फिर तो कन्वर्स की तो कोई गारंटी नहीं है ट्रू हो या नहीं हो। तो एस, अब इसकी nth टर्म क्या लग रही है, nth टर्म तो ये लग रही है, फिर इसकी nth टर्म ही जनरेट होने में नहीं आ रही है ना। तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म भाई स्क्वायर रूट ऑफ एन तो सब में कॉमन है, अपॉन वन अपॉन टू अपॉन थ्री, तो यही nth टर्म है जो वेरिएट कर रही है। तो ये तो कट के वन हो गया, तो इसकी लिमिट क्या वन आएगी। यानी कि ये कह रहा है कि nth टर्म वन हो गई तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई ना, लेकिन कांस्टेंट सीक्वेंस थोड़ी है ये। तो यानी कि यहाँ पे तो कॉशी फर्स्ट टर्म और लिमिट फेल हो गई, लगी नहीं पाएगी। तब क्या करें, तो अब गए किसके पास, सेकंड थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम तो वैसे नहीं लगने वाली, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर लगती है, ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन जैसा है ना। तो अब गए किसके पास, सिजारो के पास। सिजारो कहते हैं कि भाई मेरे लिए दो सीक्वेंस नहीं है, तुम्हारे पास तो एक ही है। तो उनने भी मना कर दी कि हमसे भी नहीं होगा। तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा, स्टॉल्स के पास।
आप इसको एक सीक्वेंस ट्रीट कीजिए, इसको दूसरी सीक्वेंस ट्रीट कीजिए। तो जो 1/√(n) है, अगर मैं इसको हटा के कुछ इस तरीके से लिख दूं, तो अब देखना जरा, तो an/bn टाइप से नहीं हो गया ये? तो यानी कि इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछिए, लिमिटिंग वैल्यू an/bn। अब इसको लिमिट इवेलुएट करने का कोई तरीका है ही नहीं, तो किसके पास जाएंगे, स्टॉल्स के पास। तो वो कहते हैं कि an और bn दो सीक्वेंस होनी चाहिए, और इस टाइप से होनी चाहिए कि bn जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, डज नॉट मैटर, और अनबाउंडेड। तो ये वाली सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और अनबाउंडेड है। ठीक, तो an का काम कौन करेगा, an का काम कर रहा है ऊपर वाला, और bn का काम कर रहा है नीचे वाली सीक्वेंस, है ना। देन उस केस में लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर an/bn किसके बराबर होती है, स्टॉल से। लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी an+1 माइनस an/bn+1 माइनस bn। ये हमारे स्टॉल थ्योरम का एप्लीकेशन कहता है। तो यहां से सॉल्व करने पे क्या पता चलेगा, बताइए। तो ये सिंपली कितना बच गया, an+1, या आप जर्नली तो ये क्या है, बस इंडेक्सिंग तो है, तो an-1 करके भी लगा सकते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से तो बचेगा 1/√(n) दिस, और यहां से बचेगा (n+1 माइनस (n)। तो इसका लिमिट वैल्यूएशन बचता है बस, अब है ना। इसको लिमिट वैल्यूएट कैसे करेंगे, तो 1/√(n+1) मल्टीप्लाई बाय (n+1 माइनस (n)। इसका क्या कर दिया मैंने, रैशनलाइजेशन कर दिया (n+1) इससे, है ना। यहां से क्या हुआ, तो यहां से ये बचा 1/(n+1) ऊपर से बच गया ((n+1) प्लस ((n) डिवाइडेड बाई (n+1 माइनस n)। n से n कैंसिल, तो जनरली ((n+1) से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और सॉल्व होके ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस (n/n+1)। तो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पे ये जो जाएगा वो 1 पे टेंड हो जाएगा जाके, एल हॉस्पिटल रूल से, है ना। तो इसकी जो लिमिट आएगी सॉल्व होके वो 2 आएगी। तो जनरली, तो फाइनली इस सीक्वेंस की जो लिमिट जाके अप्रोच होगी वो कितने पे होगी, 2 पे होगी। तो ये है स्टॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन, देख लीजिए कितना खतरनाक एप्लीकेशन है ये। ठीक है ना, स्टॉल्स थ्योरम कैसे काम करती है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन है इसमें, और ये कह रहा है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2 बार बन के आया है। ठीक, और आईआईटी जैम में भी आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन शायद अब नहीं आएगा, ये पेटेंट क्वेश्चन हो चुका है, अब तो शायद मुश्किल से आए, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस करना पसंद करेंगे। शो दैट द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय, उसमें जो दे रखा है a1 की वैल्यू 0 से बड़ी दे रखी है, एंड an+1 इज इक्वल टू दे रखा है 1/2 टाइम्स ऑफ an प्लस r/an। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, ये कह रहा है कन्वर्जेस टू विद, r की वैल्यू भी दे रखी है कि r की वैल्यू 0 लेके चलना है, कन्वर्जेस टू स्क्वायर रूट ऑफ r, इस पे कन्वर्स करेगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है
न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी है, ठीक, और ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस में भी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में डायरेक्ट हम इसमें डायरेक्ट बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब इस फॉर्म की कोई भी चीज होती है तो स्क्वायर रूट ऑफ आर पे कन्वर्स कर जाती है न्यूटन रेफसन मेथड से, है ना। लेकिन यहाँ पर न्यूटन वो नहीं लगाना, न्यूटन रेफसन, हमें सीक्वेंस की फॉर्मेट से, रियल एनालिसिस की अप्रोचेस से इसको डील करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। अगर मैं आपसे बोलूं, आपके पास दो सीक्वेंस, दो नंबर हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दो नंबर हैं और दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है। मान लो दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि आर भी पॉजिटिव है और ए वन भी पॉजिटिव है, तो ए एन की जितनी भी टर्म होंगी सब पॉजिटिव बनेगी, है ना। तो जनरली ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म है। तो एक्स और वाई मैंने दो पॉजिटिव नंबर मान लिए। देन अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालू एक्स वाई का, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से। व्हेन दे आर इक्वल, दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ जब x इज इक्वल टू वाई हो, है ना। अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा, अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन रहता है अपने ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक, अब मुझे बताइए, क्या मैं अगर इसको x ट्रीट कर लूं और इस पूरे को y ट्रीट करूं तो क्या होगा। तो x प्लस वाई अपॉन टू है, और x प्लस वाई अपॉन टू का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी से ये किससे बड़ा ग्रेटर देन रहेगा, अपने ज्योमेट्रिक मीन से। तो फ्रॉम हेयर बाई ए एम एंड जी एम, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन से। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मत कर देना, कहीं पता चले वही कर दें आप लोग। ठीक, तो यहां से पता चल गया कि ए एन प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहने वाला है किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एन इंटू आर इंटू ए एन से। तो यानी कि जितनी भी ए एन प्लस वन है वो स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी और इक्वल रहने वाली है ना। ये बात की गारंटी आ रही है। लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई ए वन क्या होगा, तो कम से कम ए वन तो पॉजिटिव है, तो ए टू की वैल्यू तो आर स्क्वायर रूट ऑफ आर टू से बड़ी हो और इक्वल होगी। तो यहां से कह सकते हैं फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स वन। तो ये जो बात सही है वास्तव में, वो कहां से सही है, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव से सही है ना। क्योंकि ए वन केवल क्या है, पॉजिटिव है। ए वन पॉजिटिव होने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ए वन भी स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ा ही हो। सही है, इतनी बात क्लियर एकदम। तो यानी कि आपके पास फिर क्या हो गया, तीन केस बन रहे हैं कि ए वन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर है, ठीक, ए वन की वैल्यू जीरो से तो बड़ी है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ आर से छोटी है। और तीसरा केस बन रहा है कि ए वन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी है। अब ये तीन केस बनेंगे। अगर ए वन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर हो गई तो क्या होगा, पहली टर्म भी कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ आर। दूसरी टर्म क्या हो गई, तब उस केस में आप ए टू निकालिए। अगर ए वन इज इक्वल टू, तो यहां से आपके पास ए टू की वैल्यू क्या आएगी, ए टू की वैल्यू आएगी वन अपॉन टू ए वन प्लस आर अपॉन ए वन, यानी कि वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो ए टू की वैल्यू भी कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ आर। ए थ्री की जब निकालने जाओगे तो ए थ्री कितना आएगा, वन अपॉन टू ए टू प्लस आर अपॉन ए टू। बात तो वही है, अब ए टू स्क्वायर रूट ऑफ आर आ गया तो ए थ्री भी स्क्वायर रूट ऑफ आर आ गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से यहां से पता चल रहा है कि ए एन जो है फिर आइडेंटिकली कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो यहां पे क्या बन गई, ए एन इज कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई। तब उस केस में लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो भाई पहले केस में तो स्क्वायर रूट ऑफ आर आंसर आ गया, ठीक। तो पहले केस में जब a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर हो जाएगी तो सीक्वेंस बन जाएगी ओवरऑल आइडेंटिकली कांस्टेंट, तो ये कन्वर्स कर देगा स्क्वायर रूट ऑफ आर पे, ठीक। तो अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमने मान लिया कि a1 की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी है, सही है। देन तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और यहां से आप बता रहे हैं कि एम जी एम से एन की वैल्यू 1 रखने पर तो ये शुरुआत कहां से होगा, 2 से। तो यहां से पता चल रहा है कि ओवरऑल बट ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर फॉर ऑल एन ऑनवर्ड्स 1। तो यहां से कंक्लूड तो यही कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से तो यही पता चल रहा है कि भाई ए एन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर ही रहने वाली है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू एन, ठीक। तो ये A2 A3 A4 A5 A6 A7 सबको स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ा ही रखेगा। तो ओवरऑल तो यही कंक्लूजन निकल रहा है कि यहां से जो ए एन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी रहने वाली है, ठीक। सो फाइनली वी कैन से दैट व्हाट, तो अब हमें बस क्या चेक करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहां पर हम किसकी किसकी डिमांड में, किसकी सीख में, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि भाई अब मोनो सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इतना तो पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ आर से पीछे नहीं जाएगी, है ना। तो यानी कि लोअर बाउंड मिल रहा है, इसके पीछे नहीं जा सकती कभी भी सीक्वेंस, आगे कितनी भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम किसकी डिमांड में है फिर, तो हमें लोअर बाउंड मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो हम ये चेक कर लें कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है या नहीं। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग बन गई तो क्या लग जाएगा अपनी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगते ही सीक्वेंस कहां पे जाके कन्वर्ट कर जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर पे कन्वर्ट कर जाएगी, है ना, ठीक। तो हमारी जो सीख है वो है सीक्वेंस को चेक करना कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमने ये चेक करना है। तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग, और लेस देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग, है ना। सो आपके पास ए एन तो गिवन है, ए एन कितना गिवन है, 1/2 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस आर अपॉन ए एन माइनस ए एन। इसका एलसीएम ले लीजिए, ए एन जब ए एन तो 2 ए एन एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना बचेगा यहां से, ए एन स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 ए एन स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास बचा ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर प्लस आर अपॉन 2 ए एन तो पॉजिटिव टर्म है, ठीक। सो व्हाट कैन यू से, बताइए। तो अब आप कह रहे हैं कि जितने भी ए एन है सबकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी और इक्वल है, सही है। अब ए वन की वैल्यू कैसी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर है, लेकिन तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फ्रॉम हियर। अब ए वन की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ आर, ए टू की वैल्यू क्या होगी बताओ, ए टू की वैल्यू क्या हो सकती है, ए टू की वैल्यू तो यहां से डिसाइड होगी ना। सो फाइनली ए टू की वैल्यू आ गई। अब ए वन की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी है, तो ये जो वैल्यू होगी वो भी स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी होगी, और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी होगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर से कुछ तो बड़ा है ना, उसमें जोड़ोगे उतना कुछ, तो ए टू की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी ही आनी है। जो और ए एम जी एम से हम अभी देख कर आए थे कि ये दोनों चीजें तभी इक्वल होती हैं जब x बराबर y हो
यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए एन, ये वाली टर्म इसके बराबर तभी होगी जब ए एन आइडेंटिकली क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ आर के बराबर हो। और लेकिन ए एन तो स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ा है, इसके बराबर ही नहीं है तीसरे के दूसरे केस में ये वाले। ठीक, तो यानी कि जितनी भी टर्म है वो स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी ही रहने वाली है, छोटी उसके इक्वल कभी नहीं बनेंगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है कि जितनी भी ए एन होंगी वो सब ग्रेटर देन होंगी स्क्वायर रूट ऑफ आर से। सही है, तो उनका स्क्वायर क्या होगा, उनका स्क्वायर तो आर से भी बड़ा होगा, है ना, ए एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर। और तो ये चीज जो है वो आर से बड़ी है और उसमें आर जोड़ा है, तो ओवरऑल यहां से पता चल रहा है कि ए एन प्लस वन जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो रहने वाली है। यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसी रहने वाली है, सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। मोनोटोन डिक्रीजिंग तो हो गई, मोनोटोन डिक्रीजिंग होते ही क्या लग जाएगी इस पर, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लग जाएगी। तो मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, और मिलके ये सीक्वेंस कहां कन्वर्स कर जाएगी, अपने इनफीमम पे जाके कन्वर्स कर जाएगी। तो इनफीमम कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो इस केस में भी सीक्वेंस कहां पे कन्वर्स कर जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर पे कन्वर्स कर जाएगी। ठीक, तो इस केस में भी, सो फाइनली यहां से पता चल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर ए एन जो है वो कहां पे जाके कन्वर्स कर जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर पे ही कन्वर्स कर जाएगी। ठीक, सो नाउ कम ऑन द थर्ड केस। अगर ए वन की वैल्यू जीरो से बड़ी और स्क्वायर रूट ऑफ आर के बीच में हो तब क्या होगा। तो पहली टर्म, एएमजीएम क्या कह रहा है, एएमजीएम तो कह रहा है कि दो के बाद, दो से इवन यानी कि एक के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी जब ए वन ही, तो ये क्या कह रहा है, कौन बराबर कब होता है, जब स्क्वायर रूट ऑफ बराबर आर के बराबर हो। लेकिन यहां तो कोई भी टर्म स्क्वायर रूट ऑफ आर बनने से रही। ठीक, तो यानी कि यहां से पता चला कि ए वन जो है से बड़ा तो ए टू तो होगा, लेकिन ए टू से छोटा ए थ्री, ए थ्री से छोटा ए फोर, ए फोर से छोटा ए फाइव, इस टाइप की चीजें बनना शुरू हो जाएंगी इसमें। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है, तो पहले तो इंक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुई है ना। तो ये क्या है, एक डायरेक्टली यहां पर इवेंचुअली डिक्रीजिंग है, इवेंचुअली डिक्रीजिंग। तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये पहली टर्म के बाद इंक्रीज, पहली टर्म के बाद इंक्रीज होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर से बड़ी हो जाएगी तुरंत, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगी और इसी केस में पहुंच जाएगी फिर से। तो पहली टर्म को छोड़ने के बाद दिस सीक्वेंस बिकमिंग इवेंचुअली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अगेन, लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर ए एन जो होगी वो किस पे चली जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर पे कन्वर्स हो जाएगी। यानी कि तीनों केस में सीक्वेंस कहां पे जाके कन्वर्स कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ आर पे। ठीक, तो ये जो डिस्कशन है इसी के ऊपर क्वेश्चन बनकर आया था कि सीक्वेंस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, सीक्वेंस एक टर्म के बाद डिक्रीजिंग है, दो टर्म के बाद डिक्रीजिंग है। ठीक, उसकी लिमिट हमेशा आर रही, स्क्वायर रूट ऑफ आर रहेगी या किसी और नंबर पे, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनकर आया था नेट में। सही है, तो आगे बढ़ा जाए। आगे जो है इसमें अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला जो रिजल्ट है इसमें, अगर ए एन कोई भी सीक्वेंस है और सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो इफ एंड ओनली इफ,
तो वो मॉड लगाने के बाद भी 0 पे कन्वर्स करनी चाहिए। तो वो मॉड लगाने के बाद भी 0 पे कन्वर्स करनी चाहिए, ऐसा ये रिजल्ट होता है एक। ठीक, जैसे कि नेट में एक क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन आया था वैसे तो, लेकिन बस वो केवल और केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर है और कुछ नहीं है। तो एक बार नजर ले लेते हैं उस पर। एक्स एन वाई एन कोई दो आर्बिट्ररी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। एक्स एन एंड वाई एन, ठीक, एक्स एन वाई एन आर आर्बिट्ररी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, आर आर्बिट्ररी मोनोटोन इंक्रीजिंग sequences, ठीक, then which of the following is are true, इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी। पहला था कि xn और yn का सम मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, द सम ऑफ xn yn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। दूसरा, द डिफरेंस ऑफ xn माइनस yn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। इसमें एकदम सिंगल करेक्ट ऑप्शन में आया था ये, द प्रोडक्ट ऑफ xn इंटू yn इज monotone increasing, and the ratio quotient of xn upon yn is monotone increasing। ये क्वेश्चन हमारा नेट में आया था उनके। तो अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो मैं सीक्वेंस ले लूं, xn इज इक्वल टू n और yn इज इक्वल टू 2n, ठीक। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव ऑफ n बचेगा, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। ये वाला ऑप्शन तो गलत, ठीक। तीसरे ऑप्शन के लिए मैं अगर एक्सन ले लूं, इंक्रीजिंग रखना है, माइनस का 1/n एंड yn को रख लूं n स्क्वायर, तो दोनों ही सीक्वेंस अपने आप में क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्योंकि 1/n डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव लगाने पर वो इंक्रीजिंग हो जाएगी, तो ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ n, तो अगेन इट इज डिक्रीजिंग। फोर्थ वन के लिए, फोर्थ वन के लिए क्या ले सकते हैं आप, फोर्थ के लिए आप ले लीजिए हाँ, xn इज इक्वल टू n और yn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो xn अपॉन yn क्या बचेगा, 1/n बचेगा, 1/n डिक्रीजिंग होती है, तो ये भी। तो ऐसे करके एलिमिनेट करके आप इसको आंसर भी दे सकते थे, पार्ट बी में आया था ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और है नेट का, डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, वन प्लस 1/n की पावर n, ठीक है, फ्रॉम Q, then which of the following is R ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है,
ऐसा हमसे पूछा गया है। सीक्वेंस इज कॉशी, सीक्वेंस इज कॉशी। सेकंड है कि सीक्वेंस इज बाउंडेड। तीसरा है सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। चौथा है सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? हालांकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब रिजल्ट बता रहे थे उसमें। ठीक, तो देखिए ये जो है सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर की है ना। अगर मैं इस सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू देखूं तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा e की पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो e की पावर 1 बचा। लिमिट जो आने वाली है इसकी वो e आने वाली है, और e इज नॉट अ मेंबर ऑफ q। तो q तो e का लिमिट पॉइंट है लेकिन q के अंदर नहीं है। ठीक, जब वो कन्वर्जेंट, जब वो लिमिट पॉइंट उसके सेट के ही अंदर नहीं है इसलिए वो कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो यानी कि ये सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकती ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना। तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। सही है, सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो इस पर आप अपनी क्या रिएक्शन देंगे बताइए? तो आप इसको ट्रू मानेंगे, फॉल्स मानेंगे? अब आपके अकॉर्डिंग लिमिट तो ई आ रही है और ई लिमिट पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे? सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट बन गया वो, तो कन्वर्जेंट नहीं हो जाता फिर? जब वो कन्वर्जेंट ही नहीं है इसका मतलब क्या है फिर? लिमिट पॉइंट ही नहीं है। और इसके बारे में तो पता है ना कि इसकी वैल्यू जो होती है, जनरली हम प्रूफ हमसे बुक्स में प्रूफ करा रखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इज बिटवीन 2 and 3। तो ऐसा तो हमसे प्रूफ कराता है वो मैथमेटिकली। तो यानी कि ये बाउंडेड तो है, सही है, और इंक्रीजिंग भी है, कन्वर्जेंट भी है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत स्पेस की दिक्कत है यहाँ। जो आपने स्पेस चेंज करा है, यहां दिक्कत है। अगर यही क्वेश्चन आर में होता तो ये कन्वर्जेंट भी है, यूनिक लिमिट पॉइंट भी है, बाउंडेड भी है, कॉसी भी है, सब हो जाएगी। क्योंकि आर के अंदर जो कन्वर्जेंट है वो कॉसी भी है, लेकिन जरूरी नहीं है जो कॉसी हो वो कन्वर्जेंट हो। सिंस दिस इज कन्वर्जेंट इन होल आर, so we can say that this is Cauchy in R। जब पूरे Cauchy in R हो गई तो Cauchy के R के सबसेट पे भी Cauchy होगी। तो यानी कि ये सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस तो रहेगी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं रहेगी, और इसके पास लिमिट पॉइंट भी नहीं है इसलिए बाउंडेड भी रहेगी। और ये तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन रहने वाला है। ठीक, लोग जनरली गलती से क्या कर देते हैं, चारों ऑप्शन लगा जाएंगे इसके, और आंसर इसका गलत हो गया और फ्री में क्वेश्चन कट गया। ठीक, तो इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हमारे रह जाते हैं। फिर एक बार उसने क्या करा, उसने और तगड़ा गेम खेल दिया कि ले भाई, एक बार तो उसने ये बना के दिया कि ठीक है, अब लोगों को समझ में आ गया कि 1 + 1/n की पावर n टाइप ऑफ फ्रॉम द क्यू आ गया, तो वो कन्वर्जेंट नहीं बनेगा। तो उसने क्या करा, अगली बार ये बना दिया कि लो अब करो, ये वाली सीक्वेंस है, इसके बारे में बताओ। तो आदमी अगली बार ये दोनों लगाए आए, बाकी दोनों नीचे के तो छोड़े आए। अरे भाई इसकी लिमिट तो निकाल ले पहले, लिमिट कितनी आएगी? तो इसकी लिमिट आएगी n इंटू 1 + 1/n² - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो e की पावर 1/n, और e की पावर 1/n n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? 0, और e की पावर 0 कितनी हो गई? 1, और 1 तो q का मेंबर है। अब ऐसे गलत हो गए, अब चारों लगाने थे तो इस बार दो लगाया, तो ये गलती होती है।
तो यानी कि एक बार जो भी क्वेश्चन दिया है, आपने जो पढ़ रखा है उस पे, वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसको भी देख लो पहले एक बार। ठीक, भाई लोग शॉर्टकट बना देते हैं ना ऑब्जर्वेशन के, आपने एक क्वेश्चन करा और उस पर ऑब्जर्वेशन बना दिया कि अच्छा क्यों हो तुम, तो तुम्हारे ऊपर कन्वर्जेंट नहीं बनोगे, बन तो गए, क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है। ठीक, सो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के ऊपर, क्वेश्चन की तो कमी है नहीं। ठीक, तो अभी हमने बेसिक बेसिक डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस को हम एक साथ लेकर आएंगे, एक साथ ह्यूज एप्लीकेशंस लेकर आएंगे सीक्वेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस की थ्योरी का काम तो ऑलमोस्ट डन है, बस आपको मेन चीज फैक्ट क्या है, ये जो चार थ्योरम है ये सबसे ज्यादा पावरफुल थ्योरम है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन इन्हीं की ही आती हैं। ठीक, इस बार हमने जो टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है नेट की, उसमें मैंने फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के कम से कम 10 क्वेश्चन रखे हैं और एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से ही हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। एक क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूं कि ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है कुछ कि इफ लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर a1 प्लस, अब a1 a2 कोई सी भी सीक्वेंस हो, an कोई भी सीक्वेंस है, मुझे नहीं पता क्या सीक्वेंस है, लेकिन a1 a2 से लेकर an अपॉन n एग्जिस्ट है और l के बराबर मैंने लिए है। ठीक है, तब मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द लिमिट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेकर an स्क्वायर बाई n, तो इसकी लिमिट क्या आएगी। सही है, तो ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनाए हैं, 2 पावर पे, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन लगा दें तब क्या होगा, साइन फंक्शन लगा दें तब क्या होगा, इस टाइप की ह्यूज एप्लीकेशन मैंने कोशिश किया बनाने की इस बार। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस बार का इस ऐसा कोई क्वेश्चन इस बार आ सकता है, चाहे वो आईआईटी जैम में आए, चाहे नेट के पेपर में आए या गेट के पेपर में आए, लेकिन आएगा जरूर इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब तक नहीं बना है तो अब बनेगा। यानी कि जो चीज नहीं सोची गई है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सोची नहीं जा सकती, बिल्कुल सोची जा सकती है। ठीक है ना, और जो चीजों का प्रूफ नहीं है उनके भी प्रूफ हो सकते हैं ना, तो कुछ भी आ सकता है आने को, तो जरूरी नहीं है कि कैसा आएगा, ये मैटर करता है बनाने वाले के माइंडसेट पे, वो क्या सोच के बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जाके अपना सीक्वेंस का काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक रहता है अपना इसमें, वो रहता है सीरीज। ठीक, सीरीज क्या है, सीरीज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, सीरीज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। अब आप कहेंगे कि सीक्वेंस कैसे होगी भाई, तो अभी बनाएंगे सीक्वेंस कैसे होगी। ठीक, सो सपोज an is any sequence, suppose an is any sequence and it is defined by, it is defined by, इस तरीके से सीक्वेंस an को हमने डिफाइन कर लिया है। सही है, बताइए हमें कि हाँ ऐसे डिफाइन होती है। देन नाउ डिफाइनिंग अ न्यू सीक्वेंस, नाउ डिफाइनिंग अ न्यू सीक्वेंस। ठीक, गिवन बाय Sn, new sequence Sn as S1 is the first term of sequence A1,
ठीक है। S2 is the second terms of the sum of first two terms of an. S3 is given by the sum of the first three terms of an. ठीक, तो ऐसे ही आप इसको डिफाइन करते चले जाएंगे। तो आप कहां तक डिफाइन कर देंगे? Sn. Sn is given by the sum of first n terms of sequence an. तो यानी कि A1 में कुछ जोड़ा, फिर कुछ जोड़ा, यानी कि आप एक नया पैटर्न ही तो डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सब इन सब ये बन क्या गई? तो यानी कि फाइनली यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो रही है S1, S2, S3, S4 से लेके Sn एंड सो ऑन गोइंग। तो ये तो सीक्वेंस सीक्वेंस जैसा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। तो अब ये एक सीक्वेंस हो गई, तो हम कहाँ इंटरेस्टेड है? अब सीक्वेंस आ गई तो उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात होगी। तो हम इंटरेस्टेड है इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट क्या होगी, है ना? देन वी आर इंटरेस्टेड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ Sn एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस Sn की। इस Sn का हमने नाम दिया है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इसको शॉर्ट में हम SOPS भी बोल देते हैं। ठीक, SOPS। ठीक, तो यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा फिर हमारी नजर में? Sn इज इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ए आई, या आप k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ए के लिख सकते हैं, इंडेक्सिंग है वो, है ना? सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द इनफाइनाइट सम। यानी कि हमारे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है कि आपने सीक्वेंस की एक टर्म जोड़, एक टर्म तो ऐसी नहीं, दो टर्म को जोड़ा, फिर तीन को जोड़ा, चार को जोड़ा, पांच को जोड़ा। तो आपके दिमाग में ये मन में आ रहा है कि अगर सीक्वेंस की सारी टर्म को जोड़ दें तो वो सम क्या आएगा, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। ये खुरापात है सीरीज का। तो सीरीज कहां से बनी है? बनी तो सीक्वेंस ही है, और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, उसको निकालने का तरीका है। तो यानी कि उसको निकालने के लिए हम लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी के ऊपर Sn लगा देंगे। तो एस तो हम SOPS निकाल लेंगे यहाँ। ठीक, SOPS के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू ऑपरेट करा देंगे। अब हम एक बार में इनफाइनाइट टर्म तो जोड़ नहीं सकते, तो इनफाइनाइट टर्म तो जोड़ नहीं सकते पहले, तो एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेंगे, जनरल स्ट्रक्चर, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसका क्या बिहेवियर है वो। तो ये जो SOPS है वही एक हमारे लिए क्या इसका काम करता है? जर्नल स्ट्रक्चर का। तो इसी के ऊपर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे। सही है? तो ये जो बिहेवियर है यही सीरीज का बिहेवियर है बस। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो यानी कि Sn की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो जर्नली, तो इफ लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर Sn एग्जिस्ट। Sn एग्जिस्ट का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक समेसन an एग्जिस्ट। और समेसन an एग्जिस्ट ये इंप्लाई कर रहा है समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक an इज कन्वर्जेंट। यहां से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू Sn एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर नहीं करी तो डाइवर्जेंट है। तो मेन रोल सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में किसका है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का सबसे ज्यादा मेन रोल है। इतनी बात क्लियर है कि सीरीज कैसे डिफाइन की जाती है? ठीक, सो इसमें जो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट, हम उसकी प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है, बस केवल और केवल रिजल्ट में इंटरेस्टेड है। अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्स करती है, पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेस
इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो हमारी डिमांड क्या है पहले ही, कि एसओपीएस उसका क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि इट्स एसओपीएस इस कैसा होना चाहिए, बाउंडेड, यानी कि बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। तो बिलो तो अपने आप ही हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आप डिफाइन ही कहां से करते हो सम को, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो कम से कम उसका सम A1 तो रहेगा ही रहेगा, तो यहीं से ही बाउंडेड है वो A1 से ही, बाउंडेड बिलो है ना। सो बस आपको देखना क्या होता है कि बाउंडेड अबव है या नहीं, इनडायरेक्टली। सो तो बाउंडेड बाउंडेड में भी क्या देखते हैं हम, केवल बाउंडेड अबव देखना होता है बस, ठीक। ये रिजल्ट रहता है अपना। तो जैसे कि हम बात करें फॉर एन एग्जाम्पल कि चेक द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n², ठीक। 1/n² के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो आप ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए पी सीरीज टेस्ट, उससे आप तुरंत कंपेयर कर देंगे समेशन 1/n टू n इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिटी 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 1 से बड़ा होता है, तो आप इसको तुरंत कन्वर्जेंट बता देंगे। लेकिन हम एसओपीएस के बेस पर इसको प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहला हम निकालेंगे इसमें फाइनाइट सिम निकालेंगे, है ना, एसओपीएस। देखो मैंने क्या करा, समेशन कितना ले लें, एम टर्म का सम ले लेते हैं, है ना। तो ये तो इन्फिनिटी तक है, तो मैंने क्या करा, एस एम एम टर्म का सम ले लिया, तो 1/1² प्लस 1/2² 1/3² से लेकर 1/m², ये एम टर्म का सम हो गया, है ना। अगर मैं इस सम की बात करूं तो कि जो भी n² होता है, ऑब्जर्वेशन क्या है इसके ऊपर, कि जो भी n² की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगी किससे, 1/n, n+1 या n-1, +1 से करें -1 से करें, -1 से करते हैं, ठीक। ऑब्जर्व करा लेते हैं अभी, ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं इसके ऊपर, कैसे बनेगी देखिए, कैसे बनाएंगे, n² है, ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा n² - 1 से, ठीक। तो यहां से कह सकते हैं, लेकिन n और ये हमेशा n² + 1 से, तो ये वाली बात तो हमेशा सही होगी ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहीं से निकाला है कि 1/n² हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा n इंटू n-1 से। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये ठीक हो गया, है ना। तो कैसे, जैसे कि n और s ग्रेटर देन n-1, तो n से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना। सही है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो यानी कि ये वाली बात कहां से ट्रू होगी, लगभग ऑनवर्ड्स n ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 2 से शुरू कराइए, है ना, क्योंकि 1 पे क्या होगा, 1 पे तो ये नॉट ही डिफाइन हो जाएगा फिर, ठीक। तो आप क्या करें, पहली टर्म को छोड़ दीजिए, तो दूसरी टर्म को देखिए आप, ये क्या है, 2², तो 1/2² क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यानी कि एस एम से 1/2² से मैं बड़ी चीज लेकर जा रहा हूं, तो वो कितनी है, 1/2 इंटू 1, तो वो हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन बना देगा इसको, 1/2 इंटू 1, फिर इसको बनाएगा 1/3 इंटू 2, और इस तरीके से इसको कन्वर्ट करा देगा 1/m इंटू m-1 में, ठीक है।
तो एसएम क्या होगा, इससे छोटा ही रहेगा क्योंकि हमने उनसे बड़ी चीजें रखी है इन टर्म से। ये जितनी भी टर्म है इनसे बड़ी चीज ले जाकर रखी है हमने यहाँ, सही है ना। सो फ्रॉम हेयर व्हाट कैन वी से, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा इसको, एस एम इज लेस देन 1 प्लस, तो ये जो 1/2 इंटू 1 है, इसको लिखा 2 माइनस 1/2 इंटू 1, इसको लिखा 3 माइनस 2/3 इंटू 2, और इस तरीके से फाइनली आप इसको लिखेंगे m-1/m इंटू m-1, ठीक। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट Sm इज लेस देन 1/, इनको अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन, तो लास्ट टर्म जो बचेगी 1/m-1 माइनस, ठीक। सो तो ये जो टर्म है यहाँ से सब कैंसिल आउट होती हुई चली जाएंगी, कहाँ तक, यहाँ तक सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो फाइनली जो बचेगा एस एम जो बचेगा वो 2 माइनस 1/m बचेगा, यानी कि एस एम का जो डिफरेंस, एस एम जो है वो कभी भी 2 माइनस 1/m को एक्सीड नहीं कर सकता, तो यहां से पता चल रहा है कि एस एम कभी भी 2 को एक्सीड नहीं करेगा, सही है। तो यानी कि या सिंपली आप लिमिटिंग वैल्यू m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए, तो एस एम क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 2 हो जाएगा। तो यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसा हो गया, यही बता रहा है कि एस ओ पी एस इज बाउंडेड, जब एस ओ पी एस इज बाउंडेड तो दिस इंप्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n² इज 0%। तो ये तरीका रहता है एसओपीएस के बेस पर कन्वर्जेंस चेक करने का, ठीक है ना। ऐसे ही आप किसको चेक कर सकते हैं, 1/n, समेशन 1/n को, तो उसका क्या आएगा, एसओपीएस इज अनबाउंडेड रहता है, ठीक। सो इस तरीके से क्या है सीक्वेंस और सीरीज की शुरुआत हुई होगी, ठीक। सो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना, बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समेशन 1/n डाइवर्जेंट होता है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक, उसमें नेसेसरी कंडीशन क्या रहती है किसी भी सीरीज के कन्वर्स करने की, ठीक, कॉशी क्राइटेरिया क्या है सीरीज के लिए वो देखेंगे, और इसमें 2-3 थ्योरम और हैं, एक प्रिंसिपल थ्योरम है वो कैसे काम करती है, फिर सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन कर देंगे, सॉरी सीक्वेंस कह रहा हूँ, सीरीज का क्लासिफिकेशन कर देंगे, उनको 3 क्लास में डिवाइड कर देंगे कि सारी टर्म पॉजिटिव टर्म के अल्टरनेटिंग हो और आर्बिट्रेरी हो जाए, यानी कि प्लस माइनस की डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, 3 प्लस 1 माइनस या 2 प्लस 3 माइनस एक साथ भी आ सकते हैं, उनका क्रम नहीं होगा, अल्टरनेटिंग में प्लस माइनस चलेंगे, और एक तीसरा टाइप जो है अपना कि सारी टर्म क्या हो, पॉजिटिव टर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में इतना ही काम करना है, और ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सीक्वेंस सीरीज के कुछ लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, वहां पे भी जाके और भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।